नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। नीरज बिश्नोई, इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि यह आदमी ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं की नीलामी कर रहा था बुल्ली डील्स के जरिए। यह खबर कई बार मैं आपको अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिखा चुका हूं, मगर आज मैं इस खबर का दूसरा पहलू आपके सामने लेकर आया हूं। और वो दूसरा पहलू क्या है? जब पुलिस नीरज बिश्नोई के घर जोरहाट असम जाती है तो जानते हैं क्या होता है? उसका पिता, नीरज बिश्नोई का पिता दशरथ बिश्नोई पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसके पिता कुछ चीजें पत्रकारों को बताता है। और वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। पिता यह कहता है कि बेटा एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, एक मेधावी छात्र था और वो पढ़ाई में इतना अच्छा था कि 10वीं में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की वजह से सरकार को उसे एक लैपटॉप मिला था। मगर यह शख्स नीरज बिश्नोई न्यूज चैनल्स में दिखाए जाने वाले जहर से इस कदर सराबोर हो गया कि अपनी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। उसके पिता ने दो और चीजें बताई कि यह आदमी दिन भर लैपटॉप में घुसा रहता था और ये एक गोदी मीडिया न्यूज चैनल देखता था। उस गोदी मीडिया न्यूज चैनल में जो प्रोपेगेंडा दिखाया जाता था उससे वो पूरी तरह से प्रभावित था। ये बात कोई और नहीं बल्कि नीरज बिश्नोई के पिता दशरथ बिश्नोई कह रहे हैं। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। जब पुलिस नीरज बिश्नोई को ले जा रही थी तब उसके पिता दशरथ बिश्नोई उसे गालियां दे रहे थे और यह कह रहे थे कि तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करती है बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। यानी कि जो जहर आपके लिए तैयार किया जा रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, गोदी मीडिया और तमाम न्यूज चैनल्स द्वारा, उसमें आप बर्बाद हो रहे हैं और कोई बर्बाद नहीं हो रहा है। आप जानते हैं नीरज बिश्नोई को एक और कीमत चुकानी पड़ी है। नीरज बिश्नोई को उसके कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Neeraj is a second-year student of BTech Computer Science at Bhopal's Vellore Institute of Technology. On Thursday, VIT's Vice Chancellor issued an order which stated that Neeraj is suspended with immediate effect from the university till further notice in view of bringing disrepute to the university and defaming the name of the institute. नीरज बिश्नोई अपने पिता की नजरों में गिर गया। नीरज बिश्नोई ने अपने कॉलेज को बदनाम किया। नीरज बिश्नोई ने अपने घर के लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए कि अब वो समाज का सामना नहीं कर पाएंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि नीरज बिश्नोई पिछले कुछ अरसे से पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो रहा था उन न्यूज चैनल्स द्वारा और सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा द्वारा। आज आपको खुद से सवाल करना पड़ेगा, क्या आप इस जहर को देखकर, इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को देखकर अपने भविष्य को कितना बर्बाद करेंगे? कितना बर्बाद करेंगे आप बताइए? क्या दोष है आपके मां बाप का? क्या दोष है आपके बच्चों का? और यह सवाल दोनों तरफ से। यह सवाल उन युवाओं को है जो इस जहरीले प्रोपेगेंडा को देख के अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं और यह सवाल उन मां बाप से है जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर इन न्यूज चैनल्स को देखते हैं, उस जहरीले प्रोपेगेंडा का अनुसरण करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं। क्योंकि हम ये ना भूलें कि 2 और या 3 और गिरफ्तारियां हुई हैं बुल्ली डील्स में। विशाल झा, श्वेता सिंह और एक रावत। श्वेता झा की उम्र सिर्फ 18 साल। वो एक अनाथ है। उसके पिता की मौत कोरोना काल में हो गई और शायद 2011 में उसके मां की मौत हो गई, यानी कि उसके मां बाप नहीं है। 18 साल की उम्र में वो बुल्ली डील्स ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं पर निशाना साध रही थी, उनकी ऑनलाइन बोली लगा रही थी। विशाल झा एक इंजीनियर। आप जानते हैं विशाल झा वो शख्स है जो कुछ दिनों पहले मेरी कई पत्रकार मित्रों को ट्विटर के जरिए उनके बारे में बहुत ही अश्लील बातें कर रहा था, उन्हें टारगेट कर रहा था। उस वक्त उसे माफ कर दिया गया था, मगर यह आदमी फिर नहीं सुधरा। फिर इसने बुल्ली डील्स वाले इस प्रोपेगेंडा में भाग लिया और फिर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहा था। जिन महिला पत्रकारों को विशाल झा कुछ महीनों पहले टारगेट कर रहा था, उनमें से मेरी पत्रकार मित्र रोहिणी सिंह भी शामिल हैं।
और उनके अलावा अन्य कई पत्रकार, महिला पत्रकार। यानी कि यह आदमी सुधरने वाला नहीं था। इसकी भी उम्र 21 साल बताई जाती है। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं। कल द वायर वेबसाइट एक खबर लेकर आया जिसका नाम है टेक फॉग। इसमें यह बतलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र एक ऐप के जरिए सोशल मीडिया के अंदर जो पूरा प्रोपेगेंडा है अपने पक्ष में कर लेता है, और इसमें उसका खास हथियार होता है नफरत, नफरती शब्द। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, मगर इससे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द हैं। यह क्या बतला रहा है? यह बतला रहा है कि जो भी महिलाएं या जो भी महिला पत्रकार भाजपा से सवाल करें, उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल हो। टेक फॉग नाम की स्टोरी में हालांकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मगर इसका एक छोटा सा पहलू है कि जो भी इस सरकार से सवाल करता है उनके लिए इन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हो। यानी कि आप अपना प्रोपेगेंडा भी आगे बढ़ाने के लिए नफरत और गाली का इस्तेमाल करते हैं, और यही प्रभाव जो है वो नीरज बिश्नोई जैसे छात्रों पर पड़ रहा है, विशाल झा जैसे छात्रों पर पड़ रहा है, और श्वेता सिंह जैसी लड़कियों पर पड़ रहा है। क्योंकि वो लोग इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली कर रहे हैं, और वो लोग महिलाओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम ऐसे देश में हैं जहां टेक फॉग जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। आज हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन्स को हैक करके उसमें पेगासस लगा दिया जाता है। वो तकनीक जिसका इस्तेमाल अमूमन सरकारें जो हैं आतंकवादियों के खिलाफ करती हैं, मगर पत्रकारों के खिलाफ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पत्रकार इस सरकार से सवाल करने का मादा, सरकार से सवाल करने की हिम्मत करते हैं। आज हम उस देश में हैं दोस्तों, आज हम उस देश में हैं जहां बुल्ली डील्स और सुल्ली डील्स जैसे शर्मनाक चीजों पर यह सरकार खामोश बनी रहती है। क्या आपको अंदाजा है कि आप किस देश में रह रहे हैं, किस देश में जी रहे हैं? और इस सब का असर हमारे समाज पर पड़ रहा है। देखिए, ये मत सोचिए, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग उस सोच में हैं कि इन जो 20% माइनॉरिटीज हैं इनको कुचलो और हम सब खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। 20% को टारगेट करके ये मत सोचिए कि 80% खुश रह पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। समाज की जब एक कोने में आग लगी होगी, जब एक कोने में अराजकता होगी, तो पूरे समाज पर उसका असर रहेगा। अभी भी देश इसका नुकसान झेल रहा है, और आने वाले दिनों में हम इसका क्या नुकसान झेलने वाले हैं उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी स्क्रीन पर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का, उनकी मासूम इन्फेंट बेटी को बलात्कार की धमकी देने वाला आदमी, 23 साल का एक इंजीनियर जिसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया था मुंबई पुलिस ने। आज मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, एक मासूम बच्ची को एक 23 साल का लड़का बलात्कार की धमकी दे रहा है। क्यों? विराट कोहली की सिर्फ इतनी भूल थी कि मोहम्मद शमी को जब टारगेट किया जा रहा था प्रचार तंत्र द्वारा उनके मजहब को लेकर, क्योंकि भारत पाकिस्तान से हार गया था, तब विराट कोहली ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हूं। इस कदर प्रोपेगेंडा विराट कोहली के खिलाफ पैदा किया गया कि उसकी बच्ची को बलात्कार की धमकी दी गई। और यही नहीं दोस्तों, जैसे ही इस व्यक्ति, इस इंजीनियर ने बलात्कार की धमकी दी, उसके बाद पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र आ गया यह कहने कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार की धमकी दी है दरअसल वो पाकिस्तान में रहता है। यानी कि भाजपा का प्रचार तंत्र उसे बचा रहा था। ये तमाम जो लोग हैं ना, इनकी उम्र 18 से लेकर 23 साल तक है। इस वक्त इनका काम यह होना चाहिए था कि वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य की तरफ देखें, अपने भविष्य को कैसे सुधारें इसकी तरफ उनका ध्यान जाए। मगर प्रचार तंत्र ने उनके अंदर इस कदर जहर भर दिया है कि आज की तारीख में वो छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों की ऑनलाइन बोली लगा रहे हैं, और नुकसान किसी और को नहीं, नुकसान उन्हीं को हो रहा है, उन्हीं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ वोट्स हासिल करेगी, ये न्यूज चैनल्स तो सिर्फ जहरीला प्रोपेगेंडा चलाएंगे। बर्बाद आप हो रहे हैं, और आप लोगों में से कई लोग पकड़े नहीं गए। ये मत सोचिए कि आपका नुकसान नहीं हुआ है। आपने अपनी नसों में इस कदर जहर भर दिया है कि आप न सिर्फ इस
वर्तमान स्वरूप में आप बर्बाद हो गए। आपने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपके अंदर इतना जहर भरा जा चुका है। और ये न्यूज चैनल्स रुकने नहीं वाले हैं। हर मोड़ पे, हर खबर पर समाज में जहर भरा जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे। एक और मिसाल देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में उनकी सुरक्षा में चूक, इसको लेकर विवाद हुआ। यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारा जा रहा था। कोई प्रमाण नहीं इस बात के। सुरक्षा में चूक को लेकर विवाद हो सकता है, मगर उसमें दोष पंजाब पुलिस से कहीं ज्यादा एसपीजी का है। और मैं अपने कार्यक्रम में आपको बतला चुका हूं कि एक ब्लू बुक बनाई जाती है और उस ब्लू बुक के अंतर्गत एक टीम होती है, और उस टीम में एसपीजी भी होती है, पंजाब पुलिस भी होती है और आईबी भी होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता होना चाहिए था कि पंजाब के रास्तों में किसान जो है वो धरना दे रहा है। सरकार को पता होना चाहिए था, उन्हें मौसम विभाग से बात करना चाहिए था 48 घंटे पहले कि मौसम खराब होने वाला था। इन तमाम चीजों का जो है कोई बात नहीं की गई। उसी तरह से पंजाब पुलिस को कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए था। इसमें दोष सिर्फ एक पक्ष का नहीं था, मगर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या किया गया? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राज्य की जनता को बदनाम किया गया। और यह बदनाम न सिर्फ बीजेपी कर रही थी, बल्कि इनके पालतू मीडिया न्यूज चैनल। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। पंजाब के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी, खालिस्तानी जैसे शब्द को इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? आप अपनी ही जनता के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी ही जनता के लिए या उसके खिलाफ दूसरी जनता को खड़ा कर रहे हैं, एक को दोषद्रोही बताकर। जो किसान वहां पहुंचे थे वो सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे थे। उनमें से ऐसी कोई सबूत नहीं उभर कर आए हैं कि वो प्रधानमंत्री को जान से मारना चाहते थे। वो प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे थे, मगर इसके जरिए भी, इस पूरे घटनाक्रम के जरिए भी समाज में जहर फैलाने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। अब आपकी स्क्रीन पर इस न्यूज चैनल को देखिए। यह न्यूज चैनल यह कह रहा है, इसने दो बातें कही कि पंजाब से बेहतर तो पाकिस्तान है, क्योंकि मोदी जी चले गए थे पाकिस्तान, वहां उनको कुछ नहीं हुआ, मगर पंजाब चले गए थे तो पंजाब से बेहतर पाकिस्तान। यही नहीं, यह न्यूज चैनल बार बार प्रदर्शनकारियों के बारे में खालिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी 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 शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। यानी एक बार फिर प्रोपेगेंडा के जरिए समाज के अंदर एक वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। यही हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा, जब किसानों के खिलाफ, हमारे अन्नदाता के खिलाफ बाकायदा नफरत और जहर का इस्तेमाल किया गया, और उसमें प्रचार तंत्र काफी हद तक कामयाब रहा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिश्नोई हो, विशाल झा हो, श्वेता सिंह हो, यह सब उसी नफरत का परिणाम है। और उस नफरत का खमियाजा, उस नफरत का नुकसान न सिर्फ ये बल्कि उनके परिवार भी भुगत रहे हैं। इसमें फायदा सिर्फ एक ही, दो लोगों को हो रहा है। एक तो सत्तारूढ़ बीजेपी, क्योंकि वो कामयाब हो गई है समाज को बांटने में। उसे लगता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स ऐसे ही कर सकती है। दूसरा वो न्यूज चैनल्स जिन्हें छप्पर फाड़ टीआरपी और सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है इस प्रोपेगेंडा के लिए। मुझे बताइए आपको क्या फायदा हुआ? बताइए, क्या आपको लगता है कि देश का नामो निशान जो है वो ऊंचा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि देश की शान ऊंची हो रही है? क्या आपको लगता है कि आपका परिवार का मान बढ़ रहा है? क्या फायदा हो रहा है? मुझे बताइए आप। और कब तक आप अपने आप को इसी नफरत में दफन करके रखना चाहेंगे? कब तक? मैं बार बार अपने तमाम कार्यक्रमों में आपसे कहते रहता हूं कि इस नफरत से बचिए, इस मीडिया को मत देखिए, इस गोदी मीडिया को मत देखिए, क्योंकि आपका वर्तमान बर्बाद हो रहा है, आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है। इनका काम है सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाना। मुझे नहीं लगता कि ये जो तिहाड़ रिटर्न्ड पत्रकार हैं, ये लोग घर जाके अपने बच्चों से किस तरह की बातें करते होंगे। क्या वो अपने बच्चों से आंखें भी मिलाते हैं? या ये लोग अपने बच्चों को बर्बाद कर चुके हैं? मगर उनके घरों में लाखों करोड़ों रुपए हैं। धीरे धीरे हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि हमारे पास सिर्फ ये नफरत हाथों में बनी रहेगी, सिर्फ ये नफरत और कुछ नहीं। हमारे दिलों में नफरत, हमारे दिमागों में नफरत, और उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं, जिस आदमी के अंदर इतनी नफरत, ईर्ष्या, द्वेष हो,
वो काम क्या करेगा, वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? कभी सोचा है आपने इस बारे में? आप जानते हैं दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जब आपसे सुनिए सरकार के जरिए तमाम मुद्दे उठाते रहता हूं, क्या इसका कोई फायदा भी है? क्योंकि समाज तो बद से बदतर होता जा रहा है, कुछ सुधर नहीं रहा है। हां, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा उस बहुमतवादी सोच के खिलाफ जाकर आपके सामने सच रखने का प्रयास किया है, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका नुकसान मुझे, मेरे परिवार को हो सकता है, मगर फिर भी मैं वो तमाम बातें आपके सामने रखता रहा हूं और रखते रहूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी न सिर्फ इस देश, अपने समाज के प्रति है, अपने बच्चों के प्रति भी है। मेरी छोटी सी कोशिश से मैं चाहता हूं कि उनके लिए ऐसा समाज, ऐसा भविष्य, ऐसा भारत हो जहां सभी लोगों को समान अवसर मिले और सभी लोग शांति से अपनी बात रख सकें, लोकतंत्र में अपनी बात रख सकें। मेरी सिर्फ यह कोशिश होती है। मैं सिर्फ लाखों लोगों तक पहुंचता हूंगा, ये न्यूज चैनल्स करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। मैं जानता हूं मेरी लड़ाई बहुत मुश्किल है, मगर मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अगर मैं 1000 लोगों का दिमाग भी बदल पाऊं, सोच भी बदल पाऊं, वही मेरी सफलता है। और उन 1000 लोगों के जरिए यह क्रांति और आगे पहुंचेगी। मैं आशावान हूं, इसलिए अब भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। नमस्कार।